भारत की नदियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक बहुत गहरा पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो हम उन्हें माँ मानकर पूजते हैं, जीवन देने वाली मानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वही नदियाँ आज इतना ज्यादा प्रदूषण और दबाव झेल रही हैं। तो आज हम इसी श्रद्धा और इस कठोर हकीकत के बीच की कहानी को समझेंगे। देखिए, भारत की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। ये तो एक विशाल, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। और यही हमारी खेती, हमारे उद्योग और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। ये सच में हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। और यहीं पर आके ये कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए, हमारी संस्कृति में नदियां सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो पूजनीय हैं, पवित्र हैं। उन्हें तो माँ का दर्जा दिया गया है। और यही गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन भारत की नदियों की कहानी को इतना यूनिक बनाता है। और हाँ, विडंबना देखिए, यही शायद उस संघर्ष की जड़ भी है जिसका वो आज सामना कर रही हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन पवित्र जीवन रेखाओं की। फिर देखेंगे एक शहरी आक्रमण यानी प्रदूषण की हकीकत। इसके बाद हम पुनर्जीवित करने के मिशन पर नजर डालेंगे। फिर प्रवाह की इंजीनियरिंग और हर बूंद के लिए एक लड़ाई को समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे नदी के भविष्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पवित्र जीवन रेखाएं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गंगा जैसी नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्स क्यों नहीं है, बल्कि हमारे देश के दिल की धड़कन कैसे हैं। ये जो बात कही गई है, ये बिल्कुल सार है। गंगा को एक लिविंग एंटिटी, एक जीवित इकाई माना जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो आध्यात्मिकता, इतिहास और हमारी संस्कृति का एक बहता हुआ प्रतीक है। और यही विश्वास, यही वो चीज है जो इसे दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो श्रद्धा और आध्यात्मिकता की इस दुनिया से अब हम एक कठोर हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है एक शहरी आक्रमण, जो हमें उन भयंकर एनवायरमेंटल चैलेंजेस से रूबरू कराएगा जिनका सामना हमारी यही पवित्र नदियां आज कर रही हैं। 38,000 मिलियन लीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतना सारा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर हर एक दिन हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, आप समझिए। ये तो हमारी नदियों पर होने वाला एक रोज का हमला है। और यही प्रदूषण के संकट का असली स्केल है। और देखिए, बात सिर्फ प्रदूषण पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा संकट है, और वो है पानी की कमी का। ये आंकड़े बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं कि हर इंसान के लिए पानी की अवेलेबिलिटी लगातार घट रही है। हम वाटर स्ट्रेस वाली लाइन तो कब की पार कर चुके हैं, और अब तेजी से वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी के अकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो असल में हो ये रहा है कि हमारी नदियां सिर्फ गंदी नहीं हो रही, वो सूख भी रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नुकसान होता कैसे है। देखिए, अर्बनाइजेशन का असर हमें 3 लेवल्स पर दिखता है। पहला है फिजिकल। जब नदी के किनारों पर कब्जा होता है तो उसका रास्ता ही सिकुड़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है केमिकल। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्रियों और शहरों का सारा जहरीला कचरा पानी में मिल जाता है, जिससे वो जानलेवा बन जाता है। और तीसरा है बायोलॉजिकल। भाई, जब पानी ही जहरीला होगा तो जाहिर है कि उसमें रहने वाले जीव जंतु और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। अब इस संकट से निपटने के लिए जाहिर है सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, पुनर्जीवित करने का मिशन। और इसमें हम बात करेंगे गंगा के प्रदूषण से लड़ने के लिए बनाए गए एक बहुत ही बड़े और एम्बिशियस प्रोग्राम की, नमामि गंगे। वैसे गंगा को साफ करने की कोशिशें कोई नई नहीं हैं। ये सफ़र तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान से ही शुरू हो गया था। फिर 1993 में जेपीपी आया, 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी, और ये सब चलता रहा जब तक कि 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम लॉन्च नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हर बार अप्रोच और स्केल दोनों बदलते गए। तो सवाल उठता है कि क्या इन सारी कोशिशों का कोई असर हुआ? जवाब है हाँ, बिल्कुल हुआ। कानपुर के पास का इलाका, जो नदी के सबसे गंदे हिस्सों में से एक माना जाता था, वहां का ये डेटा देखिए। 1990 में जो फीकल कॉलिफॉर्म काउंट मतलब गंदगी का जो लेवल था, वो 36 करोड़ से भी ज्यादा था।
और 2020 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 22,000 पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त सुधार है और ये दिखाता है कि सही दिशा में काम करने से नतीजे जरूर मिलते हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। इतनी प्रोग्रेस के बावजूद नमामि गंगे को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है। कई बार ये आरोप लगे कि फंड्स का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ या प्रोजेक्ट्स में बहुत देरी हुई, और ये हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े स्केल पर किसी भी प्लान को जमीन पर उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो अब नदी की सफाई से आगे बढ़कर एक और बहुत बड़े इंटरवेंशन की बात करते हैं। सेक्शन 4, प्रवाह की इंजीनियरिंग। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी के बहाव को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और इस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस आइडिया है नदियों को जोड़ना। मतलब आप कल्पना कीजिए एक ऐसी योजना जहां जिन नदियों में सरप्लस पानी है उन्हें नहरों के जरिए उन नदियों से जोड़ा जाए जहां पानी की कमी है। और 44,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना इसी विशाल सोच की तरफ पहला बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि इस तरह की इंजीनियरिंग का असर क्या होता है। देखिए, हथीनी कुंड बैराज जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नदी के ऊपरी हिस्से से यानी कि अपस्ट्रीम से सिंचाई और दूसरे कामों के लिए बहुत सारा पानी डाइवर्ट कर देते हैं। और इसका सीधा असर ये होता है कि नदी के निचले हिस्सों में यानी डाउनस्ट्रीम में पानी का बहाव बहुत ही कम हो जाता है, और ये चीज़ वहाँ के पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और जब एक लिमिटेड रिसोर्स जैसे कि पानी को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है तो उसका पॉलिटिकल और सोशल नतीजा क्या होता है? जवाब है संघर्ष। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, हर बूंद के लिए एक लड़ाई, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय जल विवादों की। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद। इसमें एक तरफ तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश जो शेयर्ड रिजर्वॉयर है उससे जरूरत से ज्यादा पानी ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि तेलंगाना ने बिना मंजूरी के कई नए सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेडलॉक है जो हमें दिखाता है कि पानी का बंटवारा कितना ज्यादा मुश्किल और कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अब ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक कानूनी ढांचा भी है। ये है 1956 का इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। इसके तहत केंद्र सरकार इन झगड़ों को सुलझाने के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाती है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी सीधे दखल नहीं दे सकता, फैसला इन्हीं ट्राइब्यूनल्स को करना होता है। तो हमने प्रदूषण की बात की, पानी की कमी की बात की और राज्यों के बीच संघर्ष की भी बात की। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर फोकस करेगा, नदी का भविष्य, यानी वो इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजीज जो इन सब मुश्किलों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। तो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसा दिखेगा? देखिए, इसके लिए कई फ्रंट्स पर एक साथ काम करना होगा। जैसे पहला कदम, नदी के किनारों पर केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देना ताकि प्रदूषण कम हो। दूसरा, सीवेज से निकलने वाले स्लज से खाद बनाकर एक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार करना। तीसरा, लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनाना, जैसे इको टूरिज्म। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इसे सिर्फ एक सरकारी मिशन ना रखकर एक जन आंदोलन बनाना। और यहीं से एक बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं अर्थ गंगा। अब इसका आइडिया ये है कि नदी की सफाई को सिर्फ एक खर्चे की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनाया जाए। मतलब नदी का स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ जोड़ा जाए। कैसे? नदी के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देकर, स्लज से बनी खाद बेचकर, या फिर रिवर टूरिज्म से रोजगार पैदा करके। लक्ष्य ये है कि नदी का स्वास्थ्य देश की जीडीपी में भी योगदान दे। और आखिर में हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या श्रद्धा और विकास एक साथ चल सकते हैं? क्या भारत अपनी नदियों को माँ की तरह पूजने और साथ ही अपनी बढ़ती इकोनॉमी की मांगों को पूरा करने के बीच एक बैलेंस बना सकता है? इसी सवाल का जवाब हमारी नदियों का भविष्य तय करेगा।